नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो पित्ताशय होता है वो क्या होता है, पित्ताशय जिसे हम गोल ब्लैडर कहते हैं वो क्या होता है, और उसके बाद में हम अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो हमारा गोल ब्लैडर होता है उसमें कई बार क्या होता है कि स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो वो किस कारण से होती है ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो अग्नाशय होता है उससे कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, इसके अलावा उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पित्ताशय अर्थात गोल ब्लैडर के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने लीवर के बारे में देखा था। हमने बताया था कि जो लीवर होता है उससे एक पदार्थ होता है, उसका निर्माण होता है, और वो पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं पित्त रस अर्थात बाइल। और जो पित्त रस होता है वो बनता कहां पर है, आपका लीवर में, और वो लीवर में बनकर नलिकाओं की सहायता से कहां पर पहुंचता है, पित्ताशय में पहुंचता है। तो उस पित्त रस का जो इकट्ठा होता है, उसका जो संग्रहण होता है वो कहां पर होता है, हमारे पित्ताशय में होता है। जैसे यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, जैसे यहां पर ये ऊपर की तरफ क्या होता है, लीवर होता है, और ये लीवर से दो क्या निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं, जो किसको लेकर आती हैं, पित्त को लेकर आती हैं। ये बाईं तरफ की है, इस कारण इसे हम बोलते हैं बाईं हिपेटिक डक्ट। डक्ट का मतलब होता है नलिका, और कल ही आपको बताया था कि कहीं पर भी हिपेटिक शब्द काम में लिया जाता है तो वो किसको दर्शाता है, लीवर को दर्शाता है, और ये बाईं तरफ है, जो लीवर की बाईं लोब होती है उससे आता है। ये जो नलिका है इसे हम बोल सकते हैं दाईं हिपेटिक डक्ट। डक्ट का मतलब हो गया नलिका। अब ये जो दोनों नलिकाएं होती हैं ये किसको लेकर आती हैं, पित्त रस को लेकर आती हैं, और लाने के बाद में ये कहां इकट्ठा करती हैं उसको, ये इकट्ठा करती हैं किसमें, इस एक संरचना में, और इस संरचना को जो हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय अर्थात गोल ब्लैडर कहते हैं। इसी के अंदर वो पित्त होता है जो लीवर में बनता है, वो यहां पर आकर क्या होता है, संग्रहित होता है, स्टोर होता है। तो पित्त रस का निर्माण पित्ताशय नहीं करता है, यहां पर केवल उसका क्या होता है, संग्रह होता है, और साथ साथ में उसको क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। अब ये सांद्रित का क्या मतलब है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम इस पित्ताशय के बारे में जानने वाले हैं। यदि हम देखें कि ये पित्ताशय है कहां पर, तो ये लीवर के नीचे की ओर है। लीवर के कहां है, नीचे, और लीवर के नीचे होने के साथ साथ लीवर यहां पर है, तो उसके किस ओर हो गया है, दाईं ओर होता है। किस ओर होता है, दाईं ओर। इसके अलावा ये जो आपका पित्ताशय होता है इसका आकार कितना होता है, तो ये लगभग आपके 6 से लेकर 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 6 से लेकर 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 30 से लेकर 35 ml होती है। कितनी होती है, 30 से लेकर 35 ml इसकी क्या होती है, क्षमता। इतने हमारे पित्त रस को ये क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अभी जो ये पित्ताशय है, इस पित्ताशय के कौन कौन से हिस्से होते हैं, पित्ताशय के कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो ये जो यहां पर आप एक हिस्सा देख रहे हो, जो ये घुमाव वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस।
इसके बाद में ये इस पित्ताशय का, इस गोल ब्लैडर का सबसे जो मेन वाला हिस्सा है वो होता है, और इस मेन वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे, काय अर्थात बॉडी। और इसके अलावा ये हो गई है इसकी क्या, ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी हो गई है गर्दन, ग्रीवा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके कितने हिस्से हो गए हैं, 3 हिस्से हो गए हैं। अब इसके बाद में इससे एक नलिका निकलती है। क्या निकलती है, नलिका, जो किससे निकलती है वास्तव में, पित्ताशय से। और ये जो नलिका होती है, जहां जो लीवर से आपका जो पित्त रस आता है उसको इकट्ठा करती है, और जब जरूरत पड़ती है तो जरूरत के समय यहां से पित्त निकलकर होता है, ये इस नलिका की सहायता से हमारा कहां आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। तो जो ये नलिका होती है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां वाली नलिका, इस नलिका को हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। डक्ट का मतलब आपको बार बार बता रहा हूं, क्या होती है, नलिका। तो इसको क्या कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। अब देखो, जब आपकी ये दोनों जो हिपेटिक डक्ट होती हैं, या कॉमन हिपेटिक डक्ट जिसे बोल सकते हैं भाई, जो जैसे ये दोनों मिल जाती हैं यहां, तो ये बन गई कॉमन हिपेटिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट। और जब आपकी ये आपकी सिस्टिक डक्ट होती हैं, दोनों आपस में जुड़ती हैं। ध्यान से सुनना, जब ये वाली और ये वाली दोनों आपस में जुड़ती हैं तो एक नली का निर्माण होता है, ये वाली नली, या जिसको हम बोलते हैं ये वाली नली। और ये जो ये नली है, इस नली को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं भाई, कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि ये किसको लेकर आ रही है, हमारे पित्त को लेकर आ रही है, जो किस किस के मिलने से बनी है। एक तो बनी है हमारी कॉमन जो कॉमन हिपेटिक डक्ट होती है, और इसके अलावा सिस्टिक डक्ट होती है, इन दोनों के जुड़ने से बनी है। यहां पर दोनों में अंतर देखना भाई, इसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। हिपेटिक मतलब लीवर से आने वाली, कहां से आने वाली, लीवर से। और जब कॉमन हिपेटिक डक्ट में आपकी सिस्टिक डक्ट जुड़ जाती है, तब आपकी कौन सी डक्ट बन जाती है, उसे हम बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये हमारे पित्त को लेकर कहां पर आती है, इस अग्नाशय वाली नलिका के साथ जुड़े जाती है। वो आपको बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि ये नलिकाएं हैं वो कैसे हैं और किस प्रकार से इसमें पित्त होता है वो इकट्ठा होता है। तो अब तक हमने इस पित्ताशय की संरचना के बारे में देख लिया, और इसकी जो नलिकाएं हैं उन नलिकाओं के बारे में भी देख लिया है। अब इसके बाद में हम इस जो पित्ताशय है उसके क्या देखने वाले हैं, कार्य देखने वाले हैं। पित्ताशय के क्या देखने वाले हैं, कार्य। अब कार्य काम क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो यही हो गया, पित्त रस का, किसका, पित्त रस का क्या करना, संग्रह करना। क्या करना, पित्त रस को इकट्ठा करना, जो बनता कहां पे है, लीवर में। दूसरा काम क्या हो गया, पित्त रस का सांद्रण करना, सांद्रण करना। अब ये सांद्रण क्या होता है दोस्तों, जब कोई एक, मान लो कि कोई एक रस है या कोई एक लिक्विड है, और इस लिक्विड में से अगर पानी को अवशोषित कर लिया जाए, किसको, पानी को, तो पानी को जैसे ही अवशोषित कर लिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो अन्य पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस कारण से जब पित्त रस में से जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। कल आपको बताया था कि जो पित्त रस होता है उसमें लगभग 95% पानी ही होता है। तो उस 95% पानी में से कुछ पानी का क्या कर लिया जाए, अवशोषण। तो वो हो सकता है 70% रह जाए, या हो सकता है वो कितना रह जाए, आपका 60% रह जाए। तो पहले की तुलना में अब ये जो रस है उसमें पानी की मात्रा क्या हो गई है, कम। और जब किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी विलयन के अंदर पानी की मात्रा कम होती है तुलनात्मक रूप से, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पित्त रस का क्या करता है, सांद्रण करता है। इसके बाद में और क्या कार्य करता है, तो जो आपका तीसरा काम हम जो बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपको बताया था कि जो पित्त रस होता है,
उसके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, इसके अंतर्गत डिजोल्व करके रखता है, जिससे कि उसको क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल पित्त में मिक्स करके रखता है। और इस जो ये कार्य होता है, ये एक यौगिक के द्वारा, एक फोस्फोलिपिड के द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेसिथीन। क्या बोलते हैं, लेसिथीन। और ये लेसिथीन भी वास्तव में किस में पाया जाता है, हमारे पित्तरस में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इकट्ठा होता रहता है, ये निकलता कब है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वो खाना हमारा आमाशय में रहता है, आमाशय से निकलकर जब ये कहां पे आता है, जैसे आमाशय से जुड़ा हुआ है, ये छोटी आंत का हिस्सा है, और यहां निकलकर किस में आता है, हमारी छोटी आंत में आता है। तो जैसे ही छोटी आंत में हमारा खाना आता है तो एक संदेश जाता है, किसके पास, इस आपके पित्ताशय के पास। किसके पास जाता है, पित्ताशय के पास। और पित्ताशय के पास जैसे ही एक संदेश जाता है तो एक क्या होता है, एक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, रासायनिक पदार्थ का। और उस रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है तो उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है, वो ये आपको याद रखना है। उसे हम बोलते हैं कोलीसिस्टोकाइनिन। याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वह पदार्थ जो आपके पित्ताशय में क्या उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, उसको सिकोड़ता है, जिससे कि आपका पित्तरस होता है वो निकलकर कहां पर आ जाए, हमारी छोटी आंत के अंतर्गत आ जाए। तो वो रासायनिक पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है, कोलीसिस्टोकाइनिन होता है। और जिसके कारण से हमारा पित्तरस होता है वो क्या होता है, पित्ताशय से निकलकर छोटी आंत में आ जाता है। ये सब कुछ आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हमारा पित्ताशय के बारे में जो जो बात आपको बतानी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो एक बात ध्यान से देखो कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय जिसे हम गोल ब्लैडर भी कहते हैं, गोल ब्लैडर भी कहते हैं, इसमें क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पथरी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पथरी क्यों होती है दोस्तों, अभी आपको बताया है कि पित्त रस में, किसमें, पित्त रस में क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें घुला हुआ रहता है। इसको घोलकर कौन रखता है, घोलता कौन है, इसको घोलता है एक फोस्फोलिपिड, और उस फोस्फोलिपिड का नाम है लेसेथिन। उस फोस्फोलिपिड का नाम क्या है, लेसेथिन, जो इसको घोलकर रखता है। क्यों भाई, क्योंकि लीवर से तो निकल कर आ गया, अब गोल ब्लैडर में तो एक ही जगह पे रुका हुआ है ना, तो वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक वशीय पदार्थ है, वो नीचे जम सकता है। गोल ब्लैडर में क्या हो सकता है, जम सकता है। भाई यहां पर क्या हो सकता है कि वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो वहां पर वो क्या बना लेगा, एक कठोर संरचनाओं का निर्माण कर लेगा, और उससे क्या कहते हैं, हम पथरी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पथरी। तो वास्तव में जो गोल ब्लैडर में जो पथरी होती है वो किसके कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होती है। सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर किसके कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होती है। तो अगर किसी व्यक्ति में पथरी हो रही है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है। और क्यों, क्योंकि उसमें लेसेथिन की कमी हो रही है, और लेसेथिन उसको घोल नहीं पा रहा है, इस कारण वो कोलेस्ट्रॉल वहां पर जमता जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद में हम देखने वाले हैं किसको, अग्नाशय को। किसको देखने वाले हैं, अग्नाशय को। अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। अब क्या क्या है, सबसे पहले तो आप अग्नाशय का डायग्राम देखो भाई। किसका डायग्राम देखो, अग्नाशय का। अभी हम देख ही रहे थे, अग्नाशय का डायग्राम देखें
तो देखो भाई, ये हमने अभी कंप्लीट किसको किया है? पित्ताशय को कंप्लीट किया है। अब पित्ताशय को छोड़ो, गोल ब्लैडर को छोड़ो। अब यहां पर जो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका क्या? अग्नाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। अब जो ये पैंक्रियाज है, ये कहां पर है? ध्यान से देखो तो यहां आपकी जैसे ये छोटी आंत यहां से प्रारंभ हो रही है, और ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है जो घुमावदार हिस्सा है, सी आकार का दिख रहा है आपको। सी आकार का क्या है? एक हिस्सा है, और इसी हिस्से के अंतर्गत आपका फिट है क्या? अग्नाशय ग्रंथि। क्या फिट है आपकी? अग्नाशय ग्रंथि। अब जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहली चीज जो हमें अग्नाशय के बारे में याद रखना है वो ये है कि ये कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अब मिश्रित से क्या मतलब है भाई? भाई मिश्रित से मतलब ये है कि ये आपकी बहिस्रावी, कैसी? बहिस्रावी प्लस अंतःस्रावी, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के रूप में काम करती हैं। अब हमारी यह समस्या आती है कि ये बहिस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, वो क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रंथि की। ग्रंथि होती है वो ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह है, या फिर एक ऐसा अंग होता है जिससे किसी ना किसी तरल पदार्थ का स्राव होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमारी लार ग्रंथि है, उससे क्या निकलती है? लार। जैसे कि हमारी स्तन ग्रंथियां, उनसे क्या निकलते हैं? दूध। जैसे हमारी अश्रु ग्रंथियां, जिनसे क्या निकलते हैं? आंसू। जैसे हमारी स्वेद ग्रंथियां, जिनसे क्या स्रावित होता है? पसीना। जैसे हमारा लीवर, जिसे क्या बनता है? पित्तरस। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है कि कोई भी जो ग्रंथि होती है उसे किसी ना किसी तरल का क्या होता है? स्राव होता है। अब ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे जो तरल पदार्थ बनता है वो बनके एक नलिका की सहायता से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचे जाता है। जैसे कि यहां पर आपका लीवर में जो भी पित्तरस बना है वो बनकर नलिका की सहायता से कहां पहुंच गया? छोटी आंत में। तो इस कारण से जो हमारा लीवर होता है वो कैसी ग्रंथि हो गई? बहिस्रावी ग्रंथि। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपना पदार्थ तो बनाती हैं, उस पदार्थ को बनाने के बाद में उसको अंतर कोशिकीय स्थानों पर छोड़ देती हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल देती हैं और अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं वहां पर छोड़ देती हैं। अब वहां से छोड़ने के बाद में कोई नलिका उनको लेकर नहीं जाती है, बल्कि वो पदार्थ जो स्रावित किया है वो किस में मिक्स हो जाता है? रक्त में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। और जब ब्लड वापस इकट्ठा होकर नलिकाओं की सहायता से धमनी, सिरा, वास्तव में तो इकट्ठा जब होता है तो किसकी सहायता से? हमारी सिरा की सहायता से इकट्ठा होकर वापस कहां चला जाता है? पूरे शरीर में फैल जाता है, और जहां पर भी इनको जरूरत होती है वहां पर वो काम में आ जाता है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो इस प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथि अपने स्राव को नलिका की सहायता से पहुंचाती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो बिना नलिका के द्वारा ही पहुंचाती हैं। किसकी सहायता से? रक्त की सहायता से। तो अब देखो, जो ये ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, ये दोनों प्रकार के काम करती हैं भाई। ये बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी। इसका जो ज्यादातर हिस्सा होता है, इस ग्रंथि का जो ज्यादातर हिस्सा होता है, कहने का मतलब इसका 100% में से 99% हिस्सा होता है वो तो कैसा काम करता है? बहिस्रावी कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? बहिस्रावी। और बाकी 1% होता है वो कैसा कार्य करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो इसके 99% हिस्सा बहिस्रावी होता है और लगभग 1% हिस्सा होता है वो कैसा होता है? अंतःस्रावी होता है। समझ गए आप? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत आपका क्या होता है? कितने हिस्से होते हैं?
इस अग्नाशय ग्रंथि के कितने हिस्से होते हैं या इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम अग्नाशय ग्रंथि के हिस्से देखें, उसके भाग देखें, तो इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिनमें से एक जो है वो होता है सिर, दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीवा, तीसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं काय, और जो चौथा भाग होता है उसे हम बोलते हैं पूंछ। उसे हम क्या बोलते हैं? पूंछ। तो इसके कौन कौन से हो गए हैं? हेड हो गया है, नेक हो गया है, बॉडी हो गई है और पूंछ हो गया है। यहां पर देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा है। देखो, ये वाला जो हिस्सा, यहां तक जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जो आपका छोटी आंत के अंदर है। कहां पर है? छोटी आंत के अंदर। जैसे ये छोटी आंत का ये वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? डेड्यूनम, और इस डेड्यूनम के अंदर की तरफ है। तो ये वाले हिस्से को तो हम क्या कहते हैं? हमारा सिर। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं इसकी ग्रीवा। ये वाला जो हिस्सा बाकी बच गया है इसे हम क्या कहते हैं? काय। और लास्ट वाला जो एंड वाला जो बच जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? पूंछ। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? आपके 4 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड होता है। यहां पर इसके छोटी आंत है, ऊपर की तरफ यहां पर आमाशय है, और यहां पर एक अंग और पाया जाता है। कहां पर? जैसे ही अग्नाशय खत्म होता है, इसके आगे की तरफ एक अंग पाया जाता है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि वो अंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। और ये वही स्प्लीन है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि यहां पर जो आपकी आरबीसी होती हैं वो अपने जीवन काल के बाद में लगभग 120 दिन के बाद में वो टूट जाती हैं, और इसी कारण से उस स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अब छोड़ते हैं, हम बात करते हैं अब केवल और केवल किसके बारे में? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। जो ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक ये क्या है? पाइप है, या एक इसकी नलिका है। क्योंकि ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है तो इसमें नलिका तो होगी ही होगी, नलिका होगी ही होगी। तो ये जो नलिका है, जो आपके अग्नाशय में बनने वाले आपका जो भी पदार्थ है, जो भी तरल पदार्थ है, जिसे हम अग्नाशयी रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस। उस अग्नाशयी रस को क्या करता है? आपकी छोटी आंत में लेकर आने का कार्य करती है। और इस नलिका को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। इस नलिका को हम कहते हैं डक्ट। इस नलिका को हम क्या कहते हैं भाई? डक्ट ऑफ वीरसंघ। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ वीरसंघ। और ये डक्ट ऑफ वीरसंघ है, ये अग्नाशय में बनने वाले जो भी एंजाइम होते हैं, जो भी अग्नाशयी रस होता है, उसको कहां लेकर आती है? आपकी छोटी आंत में लेकर आती है। अब ध्यान से देखो, जब ये इसको छोटी आंत में लेकर आती है, उससे पहले ही छोटी आंत में जैसे यहां पर खुल रही है, ये वाला जो हिस्सा है ये छोटी आंत में खुलने वाला हिस्सा है। यहां पर जब खुल रही है, इससे पहले ही ये आपकी कौन सी नलिका के साथ जुड़ जाता है? अभी आपको बताया था कि ये वाली जो नलिका होती है इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। जो पित्त रस लेकर आएगी उसके साथ जुड़ जाती है। यहां पर देखो, ये दोनों नलिकाएं क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, खुलने से पहले ही जुड़ जाती हैं। जब ये खुलती हैं तो यहां पर क्या होता है? एक अवरोधिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवरोधिनी। अवरोधिनी क्या होती है भाई? अवरोधिनी होती है एक तरीके से, ऐसे मान लो गांठ जैसी संरचना होती है, या एक ऐसी संरचना होती है जो किसी भी चीज को कंट्रोल करके रखती है कि कब उसको बाहर निकलना है और कब उसको अंदर रखना है, कब उसको अंदर रखना है। जैसे आपको बताया था कि जैसे ही आपकी जो ग्रास नली होती है आपके आमाशय में आती है, तो वहां पर क्या होती है? एक अवरोधिनी पाई जाती है। और उस अवरोधिनी को हम क्या कर रहे थे? जठरागम अवरोधिनी भी कह रहे थे, कार्डियक अवरोधिनी भी कह रहे थे। वैसे ही एक अवरोधिनी यहां पर पाई जाती है। और अवरोधिनी को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पेक्टर। क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर। तो जो अवरोधिनी
आपके अग्नाशय वाली जो नलिका है जिसे बोल रहे हैं डक्ट ऑफ वीरसंग, इसके यहां ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, इसके रस को कंट्रोल करती हैं, उसका क्या नाम है? ध्यान से सुन लेना भाई। यहां पर एक क्या है? अवरोधिनी। क्या है? अवरोधिनी। और इस अवरोधिनी को क्या कहते हैं भाई? अवरोधिनी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंस्पेक्टर। तो इसे बोलते हैं ओडाई इंस्पेक्टर। ओडाई इंस्पेक्टर। आप तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे इंस्पेक्टर होता है वो भीड़ को कंट्रोल करता है, कब क्या किनको जाने देना है, किनको नहीं जाने देना है, इन सबको कंट्रोल करके ही रखता है, पूरी पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार से ये जो इंस्पेक्टर होता है ये भी कंट्रोल करने वाली चीज होती है। और ये किसको कंट्रोल करती है? जहां पर भी ये पाई जाती है वहां पर के जो तरल पदार्थ होते हैं कि उनको आने देना है या नहीं आने देना है, उनको रोक कर रखना है, उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो जो अग्नाशय के पास जो आपकी इंस्पेक्टर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ओडाई। क्या कहते हैं? ओडाई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनकी नलिकाओं के बारे में देख लिया। अब आ जाते हैं हम अग्नाशय की थोड़ी सी संरचना के ऊपर। जो अग्नाशय होता है, क्या होता है? अग्नाशय ये आपका बहिस्रावी भी है। क्या है? बहिस्रावी। और ये आपका अंतःस्रावी भी है। कैसा है? अंतःस्रावी। इसका 99% हिस्सा तो क्या है? बहिस्रावी। और लगभग 1% हिस्सा है वो क्या है? आपका अंतःस्रावी। तो जो बहिस्रावी कोशिकाएं कहते हैं, जो बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं इसके अंतर्गत, ज्यादातर कोशिकाएं तो बहिस्रावी हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये जो कोशिकाएं हैं तो ज्यादातर कोशिकाएं क्या हैं इसकी? बहिस्रावी कोशिकाएं हैं। जो पूरी कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? बहिस्रावी कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं को कहते हैं हम एसिनाई। क्या कहते हैं? एसिनाई। एसिनाई कौन सी कोशिकाएं होती हैं? हमारी अग्नाशय की बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो एसिनाई होती हैं ये किसका स्राव करती हैं? अग्नाशयी रस का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? अग्नाशयी रस का स्राव करती हैं। इसके बाद में अंतःस्रावी कोशिकाएं बहुत ही कम हैं। और ये जो बहुत कम कोशिकाएं हैं ये इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे समूहों के रूप में पाई जाती हैं। भाई हमें तो छोटी छोटी ही दिखेंगी, बहुत कम है। तो ये छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एसिनाई के बीच बीच में कहीं पर बिखरी हुई रहती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को हम कहते हैं हिंदी में इन समूहों को हम कहते हैं लेंगर हैंस द्वीप समूह है। क्या कहते हैं? लेंगर हैंस द्वीप समूह है। अब देखो इसको द्वीप क्यों बोलते हैं? आप नॉर्मली मेरे को यह बताओ कि द्वीप क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है? जब एक बड़ा समुद्र हो और उस समुद्र में या कोई एक नदी हो, उस नदी में चारों तरफ पानी फैला हो और उस पानी के बीच में एक भूमि का छोटा सा क्या पाया जाए? खंड पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। यहां पर भी देख लो भाई, चारों तरफ दूर दूर तक क्या फैली हुई है? कौन सी कोशिकाएं फैली हुई हैं? एसिनाई। और उनके बीच बीच में छोटे छोटे हिस्से हैं, वो किसके हैं? लेंगरहैंस कोशिकाओं के। तो ये तो द्वीप जैसे ही हो गए, समुद्र में छोटे छोटे हिस्से जैसे ही हो गए। तो इसी कारण इन्हें हम बोलते हैं लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं या लेंगरहैंस आइसलैंड सेल्स। ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है वो बाद की बात है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लेंगरहैंस कोशिकाएं।
क्या होती हैं? लैंगरहैंस कोशिकाएं। अब ध्यान से सुन लेना, जब ये अंतःस्रावी कोशिकाएं अपना काम करती हैं तो क्या पदार्थ निकालती हैं? ये निकालती हैं हार्मोन। ध्यान से सुन लेना, अंतःस्रावी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कौन सा पदार्थ बाहर निकालती हैं? हार्मोन। और यहां से मुख्य रूप से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। मुख्य रूप से कितने हार्मोन? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। और एक होता है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागोन। हालांकि ये हार्मोन है और हार्मोन वाले चैप्टर में इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अग्नाशय पढ़ रहे हैं तो अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ये इंसुलिन है, ये हमारी जो ब्लड शुगर होती है, अर्थात रक्त में शुगर की मात्रा होती है, उसको क्या करता है? कम करता है। कल आपको बताया भी था। और ये ग्लूकागोन इसका जस्ट उल्टा कार्य करता है। ये जो ब्लड शुगर होती है, इस शुगर को बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात अगर हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें यदि शुगर की मात्रा ज्यादा हो रही है तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? इंसुलिन। और अगर कम हो रही है तब कौन सा कार्य करेगा? ग्लूकागोन। तो इस प्रकार से ये हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। अब देखो, ये जो इंसुलिन है ये कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? देखो, ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं ना, ये 3 तरीके की होती हैं। एक होती हैं अल्फा, एक होती हैं बीटा और एक होती हैं डेल्टा। 3 तरह की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें से जो बीटा लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, कौन सी? बीटा लैंगरहैंस, उनसे तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। और जो अल्फा लैंगरहैंस कोशिकाएं होती हैं उनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्लूकागोन हार्मोन। आप बोलोगे डेल्टा है, इस डेल्टा से भी कोई हार्मोन स्रावित होता है क्या? हालांकि मुख्य रूप से तो ये 2 ही हार्मोन होते हैं, लेकिन इससे भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको यदि आपको याद रखना हो तो रख सकते हो, वैसे कोई पूछता नहीं है। इसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन। कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोस्टेनिन। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 2 हार्मोन याद रखने हैं। कौन सी कोशिकाएं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? अल्फा, बीटा और डेल्टा। और सबका बारे में बता दिया है कि कैसे क्या काम करते हैं। तो ये हमने अग्नाशय के बारे में देखा। अब देखो, अभी हमने बोला कि जो एसिनाई होती हैं उससे कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशयी रस। और क्योंकि हमें तो पाचन तंत्र के अंतर्गत इस अग्नाशय को पढ़ना है, तो यहां पर हम अग्नाशय रस के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं? अग्नाशयी रस के बारे में। चलो भाई देखो, जो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस, इस अग्नाशयी रस में क्या क्या है? देखो भाई, अग्नाशय रस में एक तो है आपका जल। भाई कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है तो जल में ही तो बनेगा, तो एक तो है जल। इसके अलावा इसमें कुछ क्या है? एंजाइम। कुछ क्या? बहुत ज्यादा एंजाइम है इसके अंदर। क्या है? एंजाइम। कल हमने पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, या होता भी है तो बिल्कुल नगण्य, लेकिन यहां पर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से ध्यान से रखने की बात यह है कि ये जो एंजाइम होते हैं जो किस में पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में। ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। पहले तो ये देखो भाई, वो एंजाइम होते कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिनोजन। दोस्तों हमने एक एंजाइम पढ़ा था पेप्सिनोजन, जो आमाशय से स्रावित होता था। ये कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिनोजन। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है काइमो ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है? काइमो ट्रिप्सिनोजन। तीसरा जो एंजाइम है वो है हमारा प्रो
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम होता है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके अलावा एक एंजाइम और देख लेते हैं जो होता है आपका कौन सा? प्रो फोस्फो लाइपेज। ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो ये निष्क्रिय क्यों होते हैं, सबसे पहले तो वो सुन लो। देखो अग्नाशयी रस में अगर ये सारे के सारे एंजाइम होंगे, ये सक्रिय अवस्था में होंगे, तो ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनका पाचन कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो सक्रिय अवस्था में तो इनको रख नहीं सकते। इनको काम किस पर करवाना है? हमें खाने पर, कि खाने को ही तोड़ना है, अग्नाशयी रस का पाचन नहीं करना है। ऐसा सोना किसी काम का नहीं है जो कानों को ही तोड़े। तो यहां पर ये एंजाइम है, अगर हम सक्रिय रूप में ही रखेंगे तो अग्नाशय को ही नष्ट कर देंगे। तो इनको काम कब करवाना है? कि जब ये कहां पर आ जाएं, ये एंजाइम कहां आ जाएं? अग्नाशय से कहां पहुंच जाएं? ये पहुंच जाएं हमारी कहां पर? छोटी आंत में। और छोटी आंत के कौन से हिस्से में? डेडुनम हिस्से में, क्योंकि पहला हिस्सा वही है, वहीं पर आकर खुलेंगे। अब डेड्यूनम के अंतर्गत, छोटी आंत के अंतर्गत एक एंजाइम होता है। छोटी आंत में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम जिसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है? एंटेरोकाइनेज। ये कहां पर मिलता है? छोटी आंत में। तो जैसे ही ये सारे एंजाइम हमारे छोटी आंत में पहुंचते हैं, उसी दौरान क्या होता है कि वो एंटेरोकाइनेज किस पर काम करता है? देखो अब मैं लिख रहा हूं एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज। ये किस पर काम करता है? ट्रिप्सिनोजन पर, जो कैसा था? निष्क्रिय। उसको किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में। किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में। यदि आपको याद हो तो हमने पेप्सिनोजन को जब पेप्सिन में बदला था तो कौन उसको सक्रिय कर रहा था? याद रखना, वहां पर कर रहा था HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर यह काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। एक एंजाइम है जो कहां स्रावित होता है? छोटी आंत में। ठीक है। जैसे ही एक बार ट्रिप्सिन बना, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? बाकी सारे जो भी एंजाइम होते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में हैं, जो ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं, इन सारे के सारे एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। बस एक बार आपका एंटेरोकाइनेज किसको सक्रिय करता है? ट्रिप्सिन को। बाकी सारे एंजाइमों को सक्रिय करने का काम किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है। तो ये ट्रिप्सिन होता है, ध्यान से सुनना, मैं ये क्या लिख रहा हूं? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या कर देता है? इस काइमोट्रिप्सिनोजन को, देखो जन हटाना है, जैसे ट्रिप्सिनोजन में से जन हटा दिया तो क्या बन गया था? ट्रिप्सिन। वैसे ही काइमोट्रिप्सिनोजन में से हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिन। क्या बन जाएगा भाई? काइमोट्रिप्सिन। हम प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अब इसमें तो जन है ही नहीं, तो इसमें से प्रो शब्द हटा दो। कौन सा शब्द हटा दो? प्रो। तो प्रो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सा बन जाएगा आपका? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहां पर प्रो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? फोस्फोलाइपेज। क्या बन जाएगा आपका? फोस्फोलाइपेज। ठीक है। तो ये जो चार एंजाइम आपको मुख्य तौर पर याद रखने हैं जो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और इनको सक्रिय कैसे किया जाता है। ये सक्रिय कहां पर जाकर होंगे? ध्यान से सुन लेना, छोटी आंत में ही होंगे, क्योंकि ये वाला एंजाइम है ये कहां मिलता है? छोटी आंत में। तो क्या केवल अग्नाशय रस में यही एंजाइम होते हैं? नहीं, अग्नाशयी रस में एंजाइम भरे पड़े हैं। इसके अलावा अग्नाशयी रस में पांचवा जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? लाइपेज। क्या है? लाइपेज।
और ये एंजाइम पहले से ही सक्रिय होता है। ध्यान से सुन लेना, ये लाइपेज पहले से ही सक्रिय होता है। इसके अलावा और कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम होता है? न्यूक्लिएज। भाई लाइपेज होगा वो लिपिड को तोड़ेगा, हमारी वसा को तोड़ेगा, और ये न्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए और आरएनए को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? डीएनए और आरएनए को तोड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें? अग्नाशयी रस में। इसके अलावा और क्या पाया जाता है अग्नाशयी रस में? तो पाया जाता है बाई कार्बोनेट। क्या पाया जाता है भाई? बाई कार्बोनेट। ये बाई कार्बोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण। ये क्यों पाया जाता है? ध्यान से सुनो। देखो, जो हमारा खाना होता है कहां पर होता है? जब आमाशय में। और आमाशय में आप एक बात ध्यान से सुनते हो या आपको पता है कि आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, और ये HCl होता है उस भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय। आमाशय में जो भोजन होता है, किसमें भाई? ध्यान से सुनना, उस टाइम शायद आपको बताया नहीं था। आमाशय में जो भोजन होता है, क्या होता है? भोजन जो कैसा है? अम्लीय है। इस अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? कायिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिम। अब ये कायिम होगा जैसे ही आमाशय से छोटी आंत में आएगा, तो बताओ कैसा है? अम्लीय। और अम्लीय ये भोजन है, ये किसको नुकसान पहुंचा सकता है? ये पहुंचा सकता है छोटी आंत को, क्योंकि आमाशय में तो इसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। एक श्लेष्मा की मोटी परत थी अंदर की ओर, यहां पर उतनी मोटी नहीं है। इस कारण अम्लीय कायिम से क्या हो सकता है? उसको नुकसान हो सकता है। इस कारण क्या होता है? यहां पर बाई कार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। और ये बाई कार्बोनेट लवण होते हैं जो अम्लीय कायिम होता है, अम्लीय कायिम होता है, उसको क्या कर देते हैं? उसको निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? निष्क्रिय। अर्थात अम्लीय को क्या बना देते हैं? अब क्षारीय बना देते हैं। अम्लीय को क्या बना देते हैं? क्षारीय बना देते हैं। तो आंत में जो माध्यम होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय? तो क्षारीय माध्यम हो जाएगा। किसके कारण से? इन बाइकार्बोनेट लवण के कारण से। ध्यान रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण से जो अग्नाशयी रस होता है उसकी पीएच कितनी होती है? तो अग्नाशयी रस की जो पीएच होती है ये लगभग 7.6 से लेकर हम ऐसे मान सकते हैं 8.5 के आसपास होती है। 7.6 से, अर्थात क्षारीय हो गया। अभी आपको होता है क्षारीय है, और ये क्षारीय क्यों हुआ है भाई? एसिड को न्यूट्रल किया है किसने? बाइकार्बोनेट लवण ने। तो इस प्रकार से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अग्नाशयी रस में पाई जाती है वो ये एंजाइम और ये बाइकार्बोनेट लवण ध्यान रखने। इसके अलावा आपका और क्या हो सकता है? तो आपके खनिज लवण और भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खनिज लवण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अग्नाशयी रस पाया जाता है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको पित्ताशय अर्थात गोल ब्लैडर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उनके कार्य के बारे में, इनके बारे में बताया है। इसके साथ साथ में मैंने यह भी बताया है कि जो गोल ब्लैडर होता है इसके अंतर्गत पथरी क्यों हो जाती है। इसके अलावा जो अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज होता है उसकी संरचना को समझा है। वो मिश्रित ग्रंथि होती है तो उसका बहिस्रावी भाग कौन सा होता है, अंतःस्रावी भाग कौन सा होता है वो समझा है। उसके हार्मोन भी समझे हैं और अग्नाशयी रस को भी समझा है, और उस अग्नाशयी रस में क्या क्या पाया जाता है वो भी सब कुछ समझा है। तो मैंने आपको इस पूरे टॉपिक को पूरा कवर करवाने की कोशिश की गई है, और ये जो टॉपिक है